जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि उन्होंने कैसा व्यंग किया है और प्रेमचंद के व्यक्तित्व को किस तरीके से उसमें उकेरा है और उनके अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज उन्होंने किस तरीके से दिखावा की प्रगति और सर्वाधिकता को व्यंग किया है। इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते रचना के पीछे किस प्रकार का उनका व्यंग रहा है इस निबंध में, उसी चीज को हम आइए इस पाठ में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि हरिशंकर परसाई इतने अच्छे व्यंगकार हैं कि उस व्यंग को सुनने के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो भी वो उनकी शिक्षाएं हैं, व्यंग्यात्मक शिक्षाएं हैं, उसको सुनने के बाद उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है, उससे कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन दिखाई देता है पाठकगण के अंदर। इस प्रकार से हम आइए बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते निबंध को पढ़ते हैं, जो एक व्यंग्यात्मक निबंध है। क्योंकि हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार निबंध लिखते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं व्यंग्य लिखने में। उन्हीं की चर्चा उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। आइए फिर हम उसको पढ़ते हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते जैसा कि शीर्षक आप देख ही रहे हैं, उसी को हम आगे पढ़ते हुए वो कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की परतें निकल गई हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो जाने हो बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसे है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है वह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद भी फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रोकना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीख दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग की फोटो से वर दिखाई कर दिखते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे
जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत अब बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचा हूँ। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चल गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और और ऐसे बुलाकर देने वालों को लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके क्या? तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा वचन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तुम तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। मुस्कान समझता हूँ। इस प्रकार से बच्चों, ये व्यंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। और हरिश्चंद्र परसाई जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस रचना को व्यंग्य किया है। जो शीर्षक भी लिया है, बहुत ही रोचक शीर्षक लिया है और
प्रेमचंद के कई उपन्यास और कहानियों के जो पात्र हैं उनके अकॉर्डिंग भी प्रेमचंद को व्यंग किया है। तो इस तरीके से उनकी एक सफल व्यंग्यात्मक निबंध रही है हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, इस व्यंग को पढ़िए और इससे आनंद लीजिए और आनंद उठाइए, यही मेरा कहना है। और चैनल को सब्सक्राइब और लास्ट जरूर कीजिए और इस रचना को अंत तक